Okay, good morning. We will start with the most important chapter, a mixture of all the chapters. First, आपको नॉर्मल जैसे हम लोगों ने रजिस्टर्ड और हमारे शेयर मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट में जिस तरह से देखा, बाइंग सेलिंग, ठीक है, आपको वो दिखेगा। फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स में आपने कॉन्ट्रैक्ट्स देखा, आपको वो दिखेगा। और हेडजिंग तो मतलब बेसिक इंटेंशन, हेडजिंग तो बेसिक होगा यहाँ पे। इनफैक्ट ऐसा है कि आपको यहाँ पे अराउंड 50 प्लस सम्स करने पड़ेंगे, बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम 50 प्लस सम्स करने पड़ेंगे, फिर जाके हमको कुछ चीजें ओके कॉन्फिडेंस आएगा, हम कर सकते हैं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन 15 to 20 मार्क्स का दिखेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉरेक्स से रिलेटेड। अब वो यहाँ से हो, इंटरेस्ट रेट पैरिटी से हो, कोई भी जो हमने इंटरनेशनल फाइनेंस में जो देखा है, इंटरेस्ट मार्केट इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से, इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो, बट ये पार्ट आपको आना चाहिए। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने आपको बोला था, हम लोग उसको थोड़ा जल्दी लेक्चर्स में रख के खत्म करने को देखेंगे। विल ट्राई टू सम अप द चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज ये इनका सिर्फ एक ही चैप्टर एक पेंडिंग है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बेसिक्स का मैंने आपको नोट्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा। बस प्रॉब्लम ये है कि ये सारे जो नोट्स है ये अराउंड मैंने 2021 के आसपास बनाए हैं, ये सारा जो खुद से है। तो सिर्फ इंटरेस्ट, सिर्फ जो एक्सचेंज रेट है वो तभी के हिसाब से। बट सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मैं अभी भी लिखूंगा तो आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 7 मंथ जब आप एग्जाम दोगे तभी भी वो रेट में फर्क पड़ेगा। सो दैट इज नॉट अ बिग डिफरेंस। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कंपोनेंट। पहले जो हम लोग सेशन में जाएंगे वो हम लोग उसका बेसिक्स देखेंगे। हम बेसिक्स देखेंगे मतलब हम क्या देखेंगे उसमें? हम देखेंगे कि ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, और व्हाट वी कॉल एज द introduction which we should be aware of, the concepts which you should be aware of. So let's start with this prerequisites. First, why foreign exchange? हम फॉरेन एक्सचेंज क्यों देख रहे हैं? देयर इज ओनली वन रीजन एंड नॉट अ रॉकेट साइंस। आप कुछ भी करो, हम एक जगह पे बोलते हैं वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, और एक जगह पे बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आपको कंपटीशन चाहिए, यू शुड ओपन अप। दिस इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन दिखेगा ये मार्केट में। क्यों? हाँ, हर एक कंट्री अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाती है, हर एक कंट्री अपना रिजर्व्स बढ़ाना चाहती है। अभी रिजर्व्स क्या होता है? जैसे हम लोग बात करते हैं अभी जो लेटेस्ट जो चीज जो हमारे साथ ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, थोड़ा जियो पॉलिटिक्स भी समझना चाहिए। हमारे लिए जो रिजर्व करेंसी है, वर्ल्ड का जो रिजर्व करेंसी है, दैट इज डॉलर। एंड व्हाई डॉलर? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। their dominance with respect to the various oil exporting company, so that they can deal with dollar only. वो तो उनका predominantly एक बेसिक था, and slowly slowly इकोनॉमी इतना गया that becomes the world largest economy. So everything will be dealt in dollars. So हमारे लिए बेसिकली डॉलर में ही ज्यादातर सम्स रहते हैं। लेकिन डॉलर में ही सम्स रहेंगे या आपका मिस इंटरप्रिटेशन? बस बट यस, आपको कुछ जगह पे कुछ और करेंसीज पे भी ध्यान देना है, वो हम लोग लेटर इस पे आते हैं।
सो क्या हो जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कंट्री ए और हम, हमारा होम कंट्री इज इंडिया। सो क्या हो जाता है, जैसे आज के डेट में अगर मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं यहाँ पे जाके एप्पल डालता हूं तो देखो बाजू बाजू में ब्रैकेट में आ रहा है एप्पल इंडिया। जब मैं इंडिया पे क्लिक कर रहा हूं तो ये जो सारे जो बाय में जाके क्लिक करता हूं, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, देखो आपको ये बाजू में आपको दिख रहा है रुपीज। लेकिन वहीं पे जब मैं यहां पे जाता हूं एप्पल यूएस, तो अगेन आपको, से फॉर एग्जांपल हम लोग वॉच में अगर गए, जिस जिस सेक्शन में मैं गया था, सो अगर मैं से फॉर एग्जांपल बाय का बटन दबाता हूं, ये इसमें इंडिया में गया क्या वापस? सो हम लोग से फॉर एग्जांपल हमने यूएस चूज किया, ठीक है, और अगर मैं बाय दबाता हूं, सो देखो आपको दिख रहा है डॉलर में। अब क्या हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो उस कंट्री का रेपो रेट, उस कंट्री का इन्फ्लेशन, उस कंट्री का फेड का रेट, उस कंट्री का हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से वहां का जो प्राइजेस है, वो प्राइजेस को इंडिया की प्राइजेस के हिसाब से कन्वर्ट करके दे रहा है। बट दैट डजंट मीन ना कि वो प्योर कन्वर्शन होगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे। वो वहां से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का अपना खुद का टैक्स रिजीम है अलग, यूएस का अपना खुद का टैक्स रिजीम है अलग, आपने देखा है वो टैक्सेस में देखेंगे जो भी बाकी लोग हैं। सो इट इज नॉट दैट सिंपल, क्योंकि वो कंट्री का अपना पॉलिसीज है फॉलो करने का और ये कंट्री का अपना पॉलिसीज है फॉलो करने का। सो अगर आज के डेट में हम देखते हैं तो देखो आज के डेट में तो हमें इतना सब करके दिया है, ऐसा एप्पल जैसा ब्रांड कर सकता है। आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि सारे ब्रांड्स तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको उसको कन्वर्ट करके देखना पड़ता है। सो डील किस में हो रहा है, हम कर रहे हैं हमारे कंट्री के हिसाब से, और सेलर जो है वो कोई और कंट्री में बैठा है, उसको चाहिए उसके कंट्री के करेंसी के हिसाब से। सो यहाँ पे एक्सचेंज रेट का जरूरत पड़ रहा है। सो हमें ये रिलेशनशिप और इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सब पढ़ना इस चैप्टर में, इससे रिलेटेड वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस। और आप ये चैप्टर पे ध्यान दोगे तो आपको बहुत सारे पहले के चैप्टर्स भी कवर होते हैं। सो वी कैन नॉट बी लिविंग इन एन इल्यूजन कि हम सब कुछ रुपीज में ही देखेंगे, बिकॉज हम लोग हमारे कंट्री में आते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स ही ले लो। हर कंट्री में अपना एक रेपो रेट चलता है, द लोवेस्ट, और ये सब है। हर कंट्री, हर बिजनेस चाहता है अपना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स लोएस्ट रहे से लोएस्ट रहे, हर बिजनेस चाहता है। लेटली जापान ने अपना रेपो रेट 0.75 बढ़ाया, फ्रॉम 0.25, फ्रॉम पास्ट 30 years, दैट दिस वाज मैक्सिमम। बट लास्ट 1 month, 19th of December को, दे इंक्रीज्ड बाय 50 basis point।
तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना बड़ा ट्रेड हुआ रहेगा, कितना ज्यादा ट्रेड हुआ रहेगा। जापान से पैसे निकला टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स या अदर डेवलप कंट्रीज की तरफ। जस्ट इमेजिन, इसको बोला जाता है ट्रांजिशनल ट्रेड। और जो बहुत पीक पे है, हम बोलते हैं जापान वॉज लिटरली अ टैप where the entire world was going and taking out their money from Japan bank and investing it in the higher markets where they were getting higher rate of return. Whereas simple, it is very simple to understand ki at 0.25, if they were giving at 0.25, giving away at the max rate of 0.25 for 30 years, there might be US investor and Indian investor who might be borrowing from them and investing in the current market, impacting the demand and supply ratio of that or the other country's currency. ट्रांजैक्शनल ट्रेड तो कितना हुआ रहेगा, कितने ट्रिलियंस में हुआ रहेगा, व्हाट आई फील इज। बट नाउ देयर इज a bit of problem where the Japan's Fed, Japan's central bank, Japan's RBI will be charging twice, thrice the interest which were charging 1 month back. So now there will be a bit of problem. They have to come back, repayment and all. So we need to understand this concept known as Forex, foreign exchange. We in India having a negative balance of payment, adverse balance of payment. We know this. Our export is far less than our import. At the end of the day, we are the net importer. We need to make payments. Need to make payments to whom? To other currency, to other countries, and maybe in their currency, or in a reserve currency. Sir, yes, try to understand. There can be a cross currency situation also. India making payment to a country X via dollars. The classic example is the net importer. We were a net importer, and we are the net importer for oil, and we were making payment prior to 2018 or 2017 to the oil exporting countries, Gulf countries, probably in dollars. They had their own currency, but just because there was a agreement which was later negotiated by this government for the betterment of India, we are making payments in dollars. What we are doing? We are making a cross-currency transaction. So there might be a problem. Yes, there might be a problem because say for example, take this as a big problem. A country A has a repo rate of 2.0 and our country has a repo rate of 6, had a repo rate of 6. Right now we are at 5.5. This might be at 2.25. So please try to understand the rate at which this currency is adjusting with the inflation which was prevailing at that point of time. We were having a inflation of high 50s, 50 basis points. We were somewhere around 5.5 and 6. They might be having inflation of 2.75 or 4. So the value of 100 of that currency were increasing to 104, but our currency was increasing to 105. So this is known as purchasing power parity. At the same time, the rate at which their central bank were charging interest
to beat the inflation was somewhere around 3, but we were having interest rate of 5.5 and 6. So again, there was an interest rate parity. Chalo, we'll take an example. India had an inflation from past 1 year. The average rate of inflation of India were somewhere around 5.5. We were at a higher interest rate at the beginning of the financial year, 25-26, but right now it's under control. It's somewhere around 4 point something, 5. It's okay. So that means the 100 rupees have increased to 105 at the same time. The rate, this is your purchasing power, na? The interest rate right now it is increasing at 105.5. That means the real growth is 0.5. So this will be treated as purchasing power parity, and this will be treated as interest rate parity. But other country are not going with the same rate. Say for example, US. The inflation rate is somewhere around 6.5. So it is increasing to 6.5, whereas the inflation rate, inflation rate is somewhere around 6.5, and interest rate is somewhere around 5. That means they are going to 100 to 105. That means the real rate of return is 1.5. Look at this. So post n number of years, there will be difference in both the countries' currency. Even if they both started at 1 rupee and $1. For example, in 47, we got somewhere around $1, 1 rupee. But the rate of inflation and the rate of interest have increased the money value, the purchasing power of US to right now at 89 rupees per dollar. Try to understand this thing. So this will always change because of cost of living, inflation, interest, purchasing power, interest rate parity. There are various factors. The most important are interest rate changes, inflation changes, and the second thing is demand and supply of a product. Look at the change in the prices of gold and silver. It is all adjusted with the current currency because that is one of the basic metals. But please try to understand, mobile and iWatch selling in India and mobile and iWatch selling in US having a different prices. If you convert those prices into the home currencies, for example, India's iPhone is worth, say for example, $70,000. When you divide by 90, it comes to 633. Somewhere around 63, 6300. That doesn't mean $630. That doesn't mean na ki that mobile is worth $630 in US, because this includes taxation and everything. So the reason between the change in the two currencies are far beyond controllable events. Those are uncontrollable events. There are interest rate reasons. There is a reason of interest rates. There is a tax reason, inflation reason. So we need to understand not the reason of change, but we should make a conclusion. There will be always a exchange rate difference. And the most important is this exchange rate is open 24/7. It is not a regulated market wherein there will be a opening time and a closing time. Anyone wants to convert a currency, they have
exchange counters, exchange agents, intermediaries, what we call as, and there we have to go and exchange our currency in the currency which we want. For example, if I want to make a payment in US dollars, if the person who is selling something to me wants the payment in dollars, I have to go and buy dollars and sell rupee. In short, if there is a agent, so I will be going to that agent and telling me, this is my rupees, you convert it into dollar. This transaction can be seen in two ways. I am buying dollar or I am selling rupee. Try to understand. This is one of the most important things. I am buying dollar or I am selling rupee. Most of the sum in this syllabus are covered with respect to an individual who is an importer or an exporter or an purchaser or an seller or a blah blah blah. You will be that person who is going to do the transaction. You are going to go and buy or sell the currency which you need. So what we will do is, if you are an importer, that means you are importing goods, that means you're going to pay someone. So you need to buy those currencies unless and until you have it in your pocket. Or when you are an exporter, when you are exporting goods, you want that person to pay in Indian rupees. You can ask that person, you pay in Indian rupees, or else you take the currency which is available from them and convert it into Indian rupees, because this is our home currency and our home currency is in rupees. Right now, rupees. Your sum might be something different. Your sum might be saying कि you are an US exporter buying goods from Japan. So please try to understand, there is a lot of confusion in this. We have to go through with each and every concept in a slowest possible manner. Is that clear? So what I need the first thing in such situation is exchange rate. Please try to understand, institute does not expect you to know all the current exchange rates. But what they expect is, at least you should know the band at which they are trading. They don't want you to know the exact exchange rate. I'm making it very clear. But you should be aware of the band at which they are trading. For example, we people are sitting in India, and that becomes our home country. So that becomes our home currency. What do you people have? Rupee. So what are you going to give and what are you going to take? You have rupee. So you don't need the other currency. You don't need the other currency to make transaction in India. So there will be a lot of intermediaries. Will RBI come and do this transaction on your behalf? No. So you need that specific currency. And what you have is the rupee. So either you are going to give these rupees or you are going to take these rupees to deal basically in India. That means what you are going to get is the exchange rate of the other currency. Dollar is equal to 89.7.
You give away 89.7 because you have that 89.7 now, and you take $1. So there will be always a quote giving you the exchange rate of home currency. Sir, what are you having in your pocket? Rupees. So they will give you how much you will have to pay in rupees to get a dollar. Or else, do you have dollar? No, na. Do you have dollar in your pocket? The basic answer is no. What do you have? You have rupees. So there will be always an exchange rate available in a simplest form. It can be 1 euro, it can be yen, it can be other currencies. This form of exchange rate are known as direct quote. 1 liter of petrol is 105 rupees. Why they are selling at rupees? Because here you are going to deal in rupees only. So what are you giving is rupees. So for same thing, this will be treated as direct quote. $1 will be 90 rupees. If you have dollar, if you people have dollar, so it will be, how much dollar do you have? Sir, $10,000. That means $10,000 will be equal to how much rupees? And there is a low probability that you are going to go and ask, telling them you have dollars. The amount of money which you have to give away for the home currency is treated as direct quote. In simple, how much you have to give away? 90 rupees in home currency na, to buy the other currency. So this is known as direct quote. Now, if $1 is equal to 90 rupees, what is the cost of 1 rupee? 1 by 90. Please divide it. Zero. So this becomes indirect quote. 1 rupee will be equal to $0.011. You're going to go and give away dollar to get 1 rupee. What are you giving away? Dollar. That is not your home currency. So this becomes indirect rate. Both are same things. Please try to understand. Both are same things. ₹90,000 will give you how many dollars? $1,000. And $1,000 will give you 90,000 rupees. So exchange rate will always be on the same page. If you people are having pounds, so that is your home currency. So that you need an indirect quote. And if you have rupees, you need a direct quote. Simple logic. We are in India. We will be having rupees, or we will be needing rupees. What you are having becomes a direct quote. What you need is the inverse of direct quote. Inverse of direct quote is termed as
indirect quote. Say for example, here you bought something for $890. Okay. How much rupees you are going to pay off? So what you will do is 890 multiplied by 90. So 890 multiplied by 90 will give you 80,100. This means what? You have to go and give away 80,100 to take to get in dollars. And how much you will do it is 890. Now, what if you need 1,20,000 rupees and you have dollars? So how much dollar you need to pay? One lakh 20,000 divided by or else 1,20,000 multiplied by 0.011. Both will give you same answer. That is 0.1111. राउंड ऑफ का इशू है थोड़ा. Try to understand. The exchange rate will remain same. That means what? There might be a situation where they will give you the exchange rate in direct quote or indirect quote. You need to understand. Generally, this is the way. Left hand side will be always the foreign currency and right hand side will be your home currency. Or base currency. So from henceforth, we can switch it anytime, home currency or base currency. Because home currency might seem sometimes illogical when you're solving some in sitting in US who want to pay in yen, or sitting in US want to pay in rupee. In that situation, your home currency becomes dollar. Sitting in US wants to pay in rupee. You are an US importer ke exporter. You are sitting in US. You are thinking as an US seller, na? जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही रहो सम सॉल्व करने के टाइम पे. बात समझे? आप यूएस में बैठकर भी सम सॉल्व कर सकते हो ना. आपको सम ऐसा दिया, से फॉर एग्जांपल यूएस ने यहाँ पे यूएस का एक्सपोर्ट किया, चलो एक्सपोर्ट किया मतलब आपको मनी आएगा ना. सो आप कौन हो गया, आपका होम करेंसी क्या हो गया, डॉलर हो गया, तो आपको पैसा रिसीव होगा. और अगर आप इंपोर्टर हो तो आप मनी पे करोगे, यू टू पे इट. सो होम करेंसी हमारे लिए लॉजिकली दिमाग में क्या बन जाएगा, इट इज ऑलवेज इन रुपीज. बट आपको सम बोला है उसके पर्सपेक्टिव में सॉल्व करने के लिए, तब क्या करोगे? तो वापस होम करेंसी बोलना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है.
इसके लिए हम लोग बोलते हैं बेस करेंसी। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम $1 is 90.21 right now today's rate। सो आपके दिमाग में ये थोड़ा डाल दो। हम जो सम सॉल्व करेंगे मे बी वो 15-20 ईयर्स पहले के सम हो सकते हैं। इसी के लिए मैं उस नोट्स को चेंज करने के बारे में सोच भी नहीं रहा हूं। लेकिन आपको जो इंस्टीट्यूट का अभी का सम आएगा, सो दे माइट बी एंड दे विल बी समवेयर इन करंट करेंसी रेट ना। सो $1 is 90.21 rupees. So make it very clear. Next, US dollar done. Then we will have €1 is 105. Japanese yen is 0.57. लिखना है लिख लो। अभी का रेट एक्सचेंज रेट लिख लो। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं शेयर कर दूंगा बाद में आपके ऐप में। सो $1 is 90.21. €1 is 105 something. 4.99 था ना, 5। उसके बाद 1 जापानीज येन is equal to 0.57. So see, these are all direct quotes. हाँ, सिंपल एग्जांपल ना, तू समझ जाना। सप्लाई ज्यादा है ना वहां पे, लॉजिक देख। सी दीज आर ऑल जियो पॉलिटिक्स भी बोल सकता है, और हर चीज के पीछे ना बेटा रीजन है। क्यों वीक है इसके पीछे रीजन है ना। जापान फॉलोड, जैसे इंडिया हैज इज फॉलोइंग राइट नाउ एंड एवरी टाइम फ्रॉम सम 15 ईयर्स। हमने हमने रघुराम राजन इन 2016 उसने ये एमपीसी कमिटी बनाया, बट प्रायर टू दैट गवर्नर वाज एवरीवेयर एवरीथिंग, आरबीआई गवर्नर। सो वी इन इंडिया ऑलवेज फॉलो inflation, and that too inflation of 4% plus or minus 2% tolerable. So that means our money, government of India and government ke policies will expect it to grow at 4%. Japan had the policy of devaluation or no interest for almost 20, 50, 25 years. So the rate at which that will grow, logic समझा क्या इसके पीछे? And second, they are supplier. So they are supplying money. Entire world is borrowing from Japan. So at the end of the day, but those people are. That is the reason there are more. Those people are more concentrated on the quality rather than they want their money to grow. Sir, नहीं समझा। एक सिंपल है। In India, 10 years back, the CA final fees was different, and none of the service provider were thinking to make their services better.
What they did is they always looked into the market. हाँ अभी ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन का मार्केट है तो ऑनलाइन करने दो, बच्चे लोगों को जो चाहिए वो दो। अरे बट एट द एंड ऑफ द डे डिसिप्लिन ही तो सब कुछ है। आपको समझ में आना चाहिए क्लासरूम के अंदर, जैसा अभी ये पॉइंट निकाला है। अभी राइट नाउ क्या हो रहा है देखो, जापान का करेंसी सर वीक है एंड वी आर हैविंग डिस्कशन, बट ये ऑनलाइन में ये सब नहीं होगा। तो क्या हो रहा है, रिजल्ट खराब होने का एक ये भी तो रीजन है ना बेटा। लेकिन जापान ने क्या किया, दे न्यू कि राइट नाउ वी आर हैविंग जीरो और डिफ्लेशनरी ग्रोथ, सो वी नीड टू एनहांस आवर प्रोडक्ट rather than the money taking it due course. You getting my point? That is the reason they are good in quality. That is the only reason. So it is always having that बोलते ना वो cause and effect relation. इसी के लिए वो those people are good at quality. अरे quality मतलब अलग level. Those people, see, I am fascinated about pens. You know, those people are making customized pens. Customized pens. Can you imagine a teacher writing? See, I'm writing this, and this is my handwriting, and this is different. Every person has a signature of his own handwriting signature. I'm not actually talking about the signature. उसका खुद का एक लिखने का तरीका है. So the pens are designed according to his form of holding the pen, tilting it, writing it. Please try to understand. Customized pen. I have learned, I have seen customized shoes, customized wallet, customized everything. But those people are paramount in these things. But customized pen is the last thing which you can customize. I'm writing with a customized pen, matlab, and that is also costing how much? 13,400, the starting. 13,400 yen. That is 7,500 के आसपास rupees, which is controllable, na? Some pen sellers are selling it at a higher rate. Trust me, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं तो बाकी के पेन को साइड में रखूं, इवन लैमी भी साइड में रख दूं, और मैं बोलूंगा यार आने दे, आने दे। बट वो नहीं कर पाता हूं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। आपको बताता हूँ वो रीजन, आपको बताता हूँ वो रीजन। कस्टमाइज में मेरे को जाना पड़ेगा ना, कस्टमाइज में वीडियो कॉल पे कैसा होगा कस्टमाइज, मैं पकड़ू कैसे, वो क्या बोलेगा, वो तो फिर मेरे उसको जो चाहिए वो मैं बता नहीं पाऊंगा। दैट इज द टेलर मेड ना। सोचो। सो ये तीन करेंसी हम लोगों को हमेशा याद रखना है, आपको ये रेंज याद रखना है, एंड दैट शुड बी इनफ। एंड सेकंड, इज बाकी के करेंसीज के बारे में आप जरा सुनते रहो, चाइनीज युआन, देन बाकी तो करेंसी तो इतना ज्यादा ये नहीं है, रशिया रूबल, रूबल का भी देख लेते हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर 1.14 INR, which went down to 0.64 the time when US sanctioned Russia in 2022 for Ukraine war. The currency exchange rate went down to 0.84, I think so, if I'm not wrong, 84 or 8, just 3 months back, 3 years back. Try to understand 0.84। एक काम करते हैं ना हम लोग, विल जस्ट गूगल इट ना।
2020 was 1.029 एंड 0.92 सी 92 तक वो इसमें लिखा रहा है, दिस आर द क्लोजिंग रेट्स। उस टाइम पे जब सैंक्शन हुआ था, विद इन सेकेंड्स दैट ड्रॉप टू 84 85 तक गया था, 0.92। सोचो, सो रूबल का क्या है, 1.14। सो दीज आर द एक्सचेंज रेट जो हमें रेंज पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो say for example this is in the year 2020-21, एक सिंपल एग्जांपल लिया था। फॉर इंडिया से वी पे एंड रिसीव ओनली इन रुपीज, we receive only in rupees. If someone is making the payment in dollar, you are going to receive rupees only in your bank account, so that becomes our home currency and everything, all the things जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था एक एप्पल म्यूजिक का। इफ यू आर इफ यू आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन, 2020 तक जब हम लोग एप्पल म्यूजिक से डाउनलोड करते थे तो वहां पे आपको डॉलर्स में ही पेमेंट करना पड़ता था, बट हम जब बैंक अकाउंट से जब पैसे जाता था तो वो बराबर उसको कन्वर्ट करके रुपीस में ही लिया जाता था। आज बहुत सारे कंट्रीज ने, जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट, यूक्रेन रशिया वॉर, सबने एक सबसे कड़वा मेडिसिन कंट्रीज ने लिया है, दैट इज फोरगोइंग दी वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। सर ये क्या हुआ? टिल 2020, टिल रशिया यूक्रेन वॉर, every country were happy enough to have the world's reserve currency as their foreign exchange holdings। ये हर एक चीज रिजर्व करेंसी मतलब डॉलर में पेमेंट करना है, सो हमारे पास डॉलर रहना ही चाहिए, क्योंकि डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा, सबको पेमेंट करना होगा। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो पहला गलती कर दी जो बाइडेन ने, जो आज तक जिसके ऊपर कोई बोलता नहीं है या जो आज तक जिसको समझता नहीं है पीपल को, व्हाट ही डिड इज ही सैंक्शन रशिया एंड सेड कि तुम्हारे पास जो हमारा डॉलर पड़ा है ना, दोज आर वर्थलेस। उन्होंने स्विफ्ट बैंक अकाउंट बंद कर दिया। स्विफ्ट बैंक अकाउंट इज अ बैंकिंग सिस्टम जहां पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू अकाउंट्स पेमेंट्स सेटल होते हैं। उन्होंने वो सैंक्शन कर दिया। दैट मीन्स अभी वो जितना भी उनके पास रशिया के पास डॉलर पड़ा था, दोज आर वर्थलेस, सैंक्शन करने की वजह से। तो सारे कंट्री को समझ में आया, अरे दिस इज वेरी रिस्की, कुछ भी होगा तो यूएस ये करेगा। सो पोस्ट दैट इंसिडेंट, एवरी कंट्री इज नाउ looking to keep their money not in reserve currency but in other currencies also, and now they are moving to gold and silver. डिमांड और सप्लाई का कितना अच्छा एक इवेंट हो रहा है, आप जरा इस चीज को समझो। प्लीज इस चीज को समझो। थोड़ा सा मैं इंडियन पॉलिसीज के बारे में बात करूंगा। डेट क्या है?
6 में, और आज का रेट कितना है? 90। परसेंटेज चेंज निकालो। 90.2, 84.2। 7% में एक साल में सिर्फ करेंसी में डॉलर बढ़ा है, या रुपी वीक हुआ है, वॉट एवर यू टर्म इट एज, यू नो। ये 7% एक साल भी नहीं गाइस, 7 मंथ्स बोल सकते हैं हम लोग। यू नो व्हाई दिस हैपेंड? एनीवन? बिकॉज ऑफ चेंज इन स्टैंस बाय आरबीआई। सर ये क्या है? यस, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। व्हाट आरबीआई डिड इज, आरबीआई इज अ regulator who controls the Indian money as well as everything. आरबीआई के पास फॉरेन रिजर्व्स हमेशा रहते हैं। आरबीआई हमेशा क्या करता है, जब डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन में चेंज होता है, व्हाट आई सेड इज, रियल मार्केट में ये चेंजेस होते हैं, देयर इज नो टाइम बाउंड। जैसा शेयर मार्केट का टाइम बाउंड होता है, यहाँ पे आप कभी भी जाओ, आपको कभी भी पैसा रिसीव होगा, प्रोवाइडेड यू हैव सो सम लिनेंसी एंड प्रोविजंस आपके पास, आप रजिस्टर्ड हो एंड ऑल, ठीक है ना, वो बाद में देखेंगे उसको। जब भी आरबीआई को दिख रहा है कि डॉलर का परचेजिंग बढ़ रहा है, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं, ये तो सुना रहा, वो भी देख लेते हैं। FII सेलिंग डेटा मंथली, मंथ वाइज। आपको दिख रहा है कुछ? मंथली चाहिए ये, इसमें आ रहा है मेरे को, मंथली चाहिए। नहीं ऊपर, सॉरी, हाँ, सो दिस इज द मंथली। प्लीज ट्राई टू लुक इनटू दिस चार्ट। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, दिख रहा है क्या वो? अगर मैं 2000 मई 24 देखूं, जब इलेक्शन का रिजल्ट था, उसके पहले देखो अप्रैल, मई, नेगेटिव नेगेटिव, अक्टूबर 24 दिख रहा है नेगेटिव, वो भी 1 लाख का समथिंग। जब वो सेल कर रहे हैं ना, जनवरी फेब्रवरी दिख रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के 8 दिन, दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग। Foreign institutional investors are continuously selling in Indian equity market. That means what? They are selling in Indian equity market. वहां पे क्या लगा हुआ है? रुपीस में. They are selling the shares, getting those money into their rupees, and they are selling rupees and buying dollars.
and taking away dollar. That means the demand for dollar is increasing. This is the classic example. July से January. कुछ समझा? So that is all about demand and supply. Now what RBI used to do in earlier years, RBI when they see the demand for dollar is increasing, so they start supplying dollar in open market. They start selling dollars. So the demand gets subdued. What they were demanding is dollar. और आरबीआई के पास रिजर्व है 630 बिलियन का है अभी भी डॉलर में. तो आरबीआई क्या करता था? डॉलर बेचने चालू कर देता, रुपीस खरीदना चालू कर देता था. वापस वो रुपीस जो सेल हो रहा है और डॉलर जो बाय हो रहा है उसका रिजर्व, उसका ऑपोजिट पोजीशन कौन लेता था? आरबीआई. तो जो डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा था वो आरबीआई उसको कटल करता था. पॉलिसी में उन्होंने चेंज कर दिया. उन्होंने बोला फ्री फॉल होने दो, हम नहीं करेंगे. They changed their policy and this is the result. सर इंडियन मार्केट क्यों नहीं गिरा? म्यूचुअल फंड सही है. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये देखो, दे आर द नेट परचेजर. they think कि we will let the market forces decide the rupee and dollar का. ये we are not going to intervene. आखिरी में इंटरवीन किया 2 जनवरी को 50,000 करोड़ का उन्होंने ट्रांच किया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किया. बट मुझे आई एम नो वन, बट आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द ग्रेट आरबीआई is because they have data. See, these are only the tip of the iceberg. हमें कुछ पूरा अंदर का डेटा नहीं समझता है. रियल मार्केट डेटा हमको बाद में मालूम पड़ता है. लुक एट दिस डेटा ना, सम अप कर दे रहा है सब कुछ. सो डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा इक्वेशन रहता है. सो दे थिंक कि दैट इज द मोर बोलते हैं ना prudent principle, तो they started doing it. But let's see what they are ending up at. It is ज्यादा कैसे हो सकता है? How can you say it is ज्यादा? Say for example, right now एक हम लोग एक एग्जांपल देते हैं. So ऐसा तो दिनार का दिराम का बहुत ज्यादा है. हाँ, कुवैती दिरहम से. तो तू क्या बोलेगा? ये सबसे ज्यादा है. तो इट इज नॉट लाइक दैट. मैं बता रहा हूँ, तू तू सोच रहा है ये ज्यादा. वो कंट्री का पॉलिसीज के हिसाब से है, उनका तरीके के हिसाब से है. समझ रहे हो? 295 है, आप तो इसको बोलेगा ये ज्यादा है. हर कंट्री के हिसाब से. फिर क्या होगा? उधर का परचेसिंग पावर के हिसाब से वो बराबर एडजस्ट होगा. वो करेंसी है, वो उस जगह का करेंसी. ऐसा तू ज्यादा कम में कंक्लूड नहीं कर सकता. अभी जापान का ले ले, तू बोलेगा बहुत कम है लेकिन क्वालिटी दिख रहा है. और वो लोग तो ऑयल पे बैठे हैं. ज्यादा बताऊं, बाली का अलग है पर तू सस्ता मिलता है तेरे को. पटाया का अलग, उसका अलग अलग, सबका अलग अलग. कंक्लूड ऐसा मत कर जस्ट बिकॉज वो है. हाँ, बात करते हैं तो हमेशा डॉलर का ही बात करते हैं. बिकॉज वो रिजर्व करेंसी है ना, वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी है. हर चीज उन्होंने क्या कर दिया? सी, इट इज अगेन जियोपॉलिटिक्स. 1940s में जब उन्होंने ये सब कंट्रीज के साथ डील किया तो उन्होंने बोला देखो तुम्हारे पास ऑयल है और हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो क्यों ना अपन दोनों हाथ मिलाए. बट हमें एक कंडीशन चाहिए कि तुम जब भी ऑयल किसी को सेल करोगे तुम डॉलर में लोगे. तो उन्होंने वो टाइम पे वो लॉजिक
1980s में, 1960s में, 70s में वो कर दिया। करके वो स्लोली स्लोली क्या हो गया, ऑयल सब कंट्री को चाहिए था तो वो रिजर्व करेंसी बन गया। 1901 के पहले, 1940s या 30s के पहले इट वाज ब्रिटिश पाउंड। पाउंड सबसे ज्यादा रिजर्व करेंसी था। उसके पहले स्पेनिश का था, स्पेन का था। स्पेनिश का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर देख ले, 54, 60 हो गया, बाप रे। 54 था आज से 1 साल पहले, मेरा ट्रांजैक्शन हुआ था इसके लिए मेरे को याद है। 54.35 था। तो वो ज्यादा ऐसा साइकोलॉजी में मतलब, वो सब चीजें एडजस्ट होती है, वो हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि आखिरी में क्या करता है, एक एग्जांपल ले लेना, आईफोन का एग्जांपल ले लेना। जब यूएस बेच रहा है कुवैत में, तो वो यूएस के प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कुवैत में बेचेगा ना, तो एडजस्ट करेगा वो प्राइस को। इनको चाहिए इतना डॉलर्स, तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। हाँ, रुपीज, यू यू कुवैती दीनार सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ ऑयल एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट। वहाँ पे जो सस्ता मिलना और जो लोग यहाँ पे 5 रुपए जैसे काम कर सकते वहाँ पे 95 दिखा रहे हैं, वहाँ पे कैसे उनके करेंसी के हिसाब से उनके लिए ठीक रहेगा ना भाई। एक एग्जांपल देता हूँ, चल एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यू आर अर्निंग 1 लाख इन रुपीज, और वहां पे यूएस में अर्न कर रहा है 1 लाख इन डॉलर। अरे बाबा, तू एक चीज समझ, यहाँ पे कारपेंटर लेता है 1000 रुपया, वहां पे कारपेंटर लेता है डॉलर्स में। तो वहां पे पता है ना, देश दोस्त जो सपोर्ट स्टाफ है, दो दो सपोर्ट स्टाफ अर्न मोर देन क्वालिफाइड पीपल। मालूम है तुमको ये? तो वो एडजस्ट होता है ना बेटा, तो सब एडजस्ट होता है। तो उसके हिसाब से करेगा तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर तू 1 लाख डॉलर कमा रहा है यूएस में, और तेरा रहना भी है, तेरे को खाना भी है, तेरे को रेंट भी पे करना है, एट द एंड ऑफ द डे तेरा सेविंग 10, मतलब $10,000 तो होगा ही नहीं, $100, $40 ही होगा। वही तो इधर करेगा तो इधर सेविंग ज्यादा होगा, क्योंकि वो मनी वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू अलग है, और मनी वैल्यू जो है वो परचेसिंग पावर और इंटरेस्ट से है। समझ रहे हो? तो ऐसा कन्वर्ट नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल छोटा नहीं सा एक मेटाफर, 15,000 गोइंग एट सीएसटी एंड अर्निंग 14,000 स्टेइंग इन कल्याण एंड अर्निंग। समझ गया ना? सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, वो सब एडजस्ट होगा। नहीं, वो कंफ्यूजन रहना चाहिए ना बेटा। हम लोग भी क्या कर रहे हैं आज, हम लोग चैप्टर के समझ नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, पहले पीछे को पिक्चर को समझ रहे हैं। क्योंकि तुमको पेपर में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नया पूछेंगे वो, तो अपने को आंसर देना है ना। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछो ना। नेक्स्ट। जैसे लोगों का अटैक के बाद यूएस का डॉलर और स्ट्रांग होगा क्योंकि नहीं, एक्चुअली कैसा है मालूम है क्या प्रॉब्लम? यूएस एक एक इल्यूजन में रह रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। सी, दिस इज ऑल पर्सनल व्यू, इट इज, दीज आर सब्जेक्ट टू माय अंडरस्टैंडिंग। आई एम अ एथिकल पर्सन, मुझे वो चीज नहीं समझता कि जहां पे तुम 2 रुपए के लिए कुछ भी करो। जो यूएस ने किया वो मरता क्या नहीं करता अप्रोच है। क्या हो रहा था, यूएस का इंटरनल इशू देख लेना। अच्छा, तो वो भी नहीं मालूम? डेट तो, अरे डेट तो फाइनेंस है, वो छोड़ दे। तो द पीपल लिविंग इन यूएस आर नॉट सिक्योर्ड एनीमोर। व्हाट दे फील इज दे आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर देयर इज लॉट ऑफ इंटॉलरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ट्रम्प जब प्रेसिडेंटशिप से निकला था पिछले टर्म में, तब कैपिटल बिल्डिंग में अटैक हुआ था। मतलब दैट इज नथिंग बट पीपल अटैकिंग कैपिटल बिल्डिंग, सेइंग कि ट्रम्प अच्छा है। दिस itself is a very very bad phase. It is like, आज के डेट में अगर आज या कभी भी समझो, कोई भी टाइम पे आज मोदी जी, या कभी समझो एक टाइम पे इंदिरा गांधी, या कभी टाइम पे वाजपेयी, उनका कुछ हो गया, तो पीपल इन इंडिया गोइंग एंड कंट्रोलिंग पार्लियामेंट सेइंग कि यार वो तुमको ने उसको मारा। दैट इज रॉन्ग ना, बिकॉज दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिलीजियस, बीइंग रिलीजियस। तो वो चीज इंटरनली इतना हो गया कि वो कंट्रोल के बाहर हो गया उसके लिए। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट इज, यू कैन नॉट, मतलब कुछ भी होने दो। यूएन का
you cannot capture a sitting president and family. तो उन्होंने करने का रीजन यही है कि मरता क्या नहीं करता, दे नीड दी ऑयल. नाउ बीइंग स्पेसिफिक, दे नीड हैवी ऑयल. हैवी ऑयल मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नहीं. ऑयल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. ऑयल इटसेल्फ आर ऑफ थ्री टाइप्स. एक होता है लिक्विडिफाइड, जस्ट लाइक योर, हम लोग बोल सकते हैं कि मिल्क. मिल्क ऐसा होता है, अच्छा क्वालिटी का मिल्क, अच्छा गाढ़ा बोलते हैं ना हम लोग, लिक्विडिफाइड. एक होता है मॉडरेट, वो गाढ़ा से थोड़ा थिक, तुम्हारे जूस जैसा, मिक्स वाला जूस जैसा, जिसमें बहुत सारे आपने काजू बादाम डाला तो कैसा हो जाता है वो. और एक होता है पूरा का पूरा हैवी. अब ये हैवी बोलने गए तो जिस तरह आपने आटा बुनने के बाद जो होता है ना, उस तरीके का. यूएस में तुम देखोगे तो अब जो ऑयल निकल रहा है ना, वो लिक्विडिफाइड ऑयल है. बट उनके जो रिफाइनरीज है, वो ज्यादातर हेवी ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं. और हेवी ऑयल पूरे वर्ल्ड में दो ही जगह पे है, अच्छे अबेंडेंट में. एक है वेनेजुएला, दूसरा है रशिया. रशिया को तो वो बाल भी बाका नहीं कर सकता. आए रशिया में, क्योंकि वो रशिया में आया तो वो वापस नहीं जाएगा. क्यों? पुतिन है. नॉर्थ कोरिया, चाइना, दीज आर ऑल अलाइज. तो उसके पास क्या बचा? वेनेजुएला. तो उसने उस पर अटैक किया. कल ही बोला उस पर $50 मिलियन का ऑयल वो सेल करने वाला है. ये ऑयल थोड़ी वैसा सेल करेगा, वो तो रिफाइंड ऑयल सेल करेगा ना. तो फैक्ट्रीज को भी बिजनेस मिला, उसको भी फंडिंग मिला. सी दीज आर ऑल मनी. इंडिया में भी बहुत जगह पे ऐसे ही हो रहा है. इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म एट इट्स पीक. तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. हाँ, तो क्या हो जाएगा उससे? अगेन डॉलर का डोमिनेंस बढ़ गया. तो जो डॉलर का डोमिनेंस 2021-22 यूक्रेन रशिया की वजह से सारे कंट्रीज को समझ में आ रहा था, और वो लोग डी डॉलराइजेशन कर रहे थे. अब अगेन एक बड़ा एक चंक में डील करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? डॉलर ही बाय करके डॉलर ही सेल करना पड़ेगा. अगेन डिमांड सप्लाई का ही क्वेश्चन है, आपके सामने दिखाया मैंने. तो डॉलर तो स्ट्रांग हो गए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट केयर अबाउट डॉलर, बिकॉज every time, every 100 years there is a reset of रिजर्व करेंसी. तो अभी दूसरा रिजर्व करेंसी बनेगा, माइट बी चाइनीज, might be Russia, because Russia is having the most number of natural resources, most quantifiable. So might be, let's see. So इसी के लिए जितना इम्पैक्ट पहले करता था, आज इंडिया को उतना इम्पैक्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा बिल सेटल करने के लिए नहीं है ना डॉलर्स में. जैसे हमने आज के रेट में हम रशिया के साथ एक तो डिस्काउंटेड ऑयल ले रहे हैं, और सेटलमेंट भी रुपए में ही कर रहे हैं. जो पहला कुवैत और इनके साथ हमको डॉलर्स में करना पड़ता था. इंडिया इज सेविंग लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी. इंडिया इज सेविंग अ लॉट ऑफ मनी. जो पहले हम लोग किस पे सेटल करते थे? डॉलर्स में, कुवैत, ईरान, इन सबसे. आज हम लोग इससे सेटल करते हैं. अपना अच्छा खासा क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज कमिंग फ्रॉम रशिया. रशिया इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डॉलर एनी मोर, सो दे आर सेटलिंग इन रूबेल. सो हमारे लिए तो इतना ज्यादा अभी फिलहाल तो उसका जो डोमिनेंस था वो कम हो रहा है. इसी के लिए डोंट मेक अ हल्ला ऑफ गेटिंग इनटू अ सिचुएशन वेर इन रुपी डॉलर इज गोइंग ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्गर. क्योंकि हमारे लिए हमारा प्राइमरी इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है? राइट से, लेफ्ट से हो रहा है, चाइना से हो रहा है. तो अगेन वी आर सेटलिंग इन चाइनीज. समझे क्या? जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले था, उतना ज्यादा डोमिनेंस नहीं है. समझे ना? नेक्स्ट. यहां तक क्लियर है? सो
सो यहां पे क्या हो रहा है, देर इज ऑलवेज अ रिस्क। रिस्क ऑफ व्हाट? रिस्क ऑफ व्हाट? अभी ये सब ट्रांजैक्शन जब किसी के साथ करूंगा मैं, सो देर इज ऑलवेज अ रिस्क। कैसे? मुझे पेमेंट कैसे करना है? अगर समझो किसी और कंट्री से मैंने कुछ बाय किया, परसेंट किया, तो मुझे उस कंट्री में सेटल करना पड़ेगा। उस कंट्री के डॉलर में या रुपीज में, या रुपीज बोल रहा हूँ, डॉलर में या येन में या पाउंड में सेटल करना पड़ेगा। सो देयर विल बी अ रिस्क। किस बात का रिस्क? अभी मैंने आपको बताया, एवरी डे एक्सचेंज रेट चेंजेस, क्योंकि वो क्या है, अवेलेबल है ना मार्केट में। सो मुझे जब भी पेमेंट करना रहता है या पेमेंट रिसीव करना रहता है, तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मुझे कभी पैसा देगा 15 साल के बाद, तो मुझे कभी पैसा देगा 10 ईयर्स के बाद, तो मुझे कभी पैसा देगा 5 ईयर्स के बाद, तो मुझे कभी पैसा देगी 3 मंथ्स के बाद, ये मुझे कभी पैसा देगा 3 दिन के बाद। रुपीस वो बराबर इंडिया में, हम भी रहते हैं, तो हमारा वो वैल्यू एडजस्ट होकर बराबर करते हैं। हम बदले में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बात खत्म करते हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। अरे लेकिन यही सिचुएशन अगर आपने क्या चेंज कर दिया, सर चेंज कर दिया मतलब, से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसमें, चाइनीज वन 12.93 एग्जांपल लेते हैं। राइट नाउ आई एम हैप्पी विद आईपैड, प्रोजेक्टर, जूम एंड एवरीथिंग, टॉप नॉच टेक्नोलॉजी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जैसे एक प्रॉब्लम था, अभी तक नहीं आया हो, कि एआई ड्रिवन कैमरा आ जाए, सिर्फ कैमरा लगा दूं तो मैं जिधर भी जाऊंगा मेरे पॉकेट में कुछ तो सेंसर रहेगा, वो मुझे बराबर ट्रैक करते रहेगा। ये मैंने कोविड के टाइम पे बोला था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है ना, हमको खड़े रह के पढ़ाना पड़ता है, दैट इज नॉट आई व्हाट आई कैन डू। हमें बात करते करते आगे ऑब्वियसली है, वो फर्क है। सो अगर समझो आ गया, तो मे बी आई विल बी द फर्स्ट वन जो ऑनलाइन लेक्चर में कैमरा वो लगा देगा, खत्म। और प्रॉब्लम फिर यही एक प्रॉब्लम है ना, जैसे मैं सरक रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा है, वो कैमरा का छोड़ रहा है। समझो मेरे को ऐसा कैमरा, और मैंने क्या किया, अरे कैमरा ये बेस्ट कैमरा है, क्या, अरे वेरी गुड वेरी गुड, चाइना में अवेलेबल है, ले लिया। अभी चाइना में अवेलेबल है, समझो मुझे वो पड़ा 11,000 चाइनीज येन में, मतलब मुझे पे करना पड़ेगा 1,42,233। मैं बोला सर, गरीब आदमी हूँ, 2 इंस्टॉलमेंट दे दो। तो बोला सर ठीक है, 5,500 येन आज दो, चले काम करते, 6,000 येन आज दो, 5,000 येन आप 3 महीने के बाद दो, एंड आई वॉज लिविंग हैप्पीली। 12.93 एक येन का हमारा रेट है। उसने क्या बोला, 6,000 टुडे, और 5,000 सर। अच्छा ये रुपीस में नहीं है, ये येन में, सॉरी युआन में। सो युआन में है, तो आप ये 3 मंथ्स में दे देना। मैंने आज पे कर दिया, मैंने कैलकुलेशन किया। अच्छा मुझे 1,42,200 देना है, तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा, कोई बोल सकता है? मैं डायरेक्ट उसको ट्रांसफर करूंगा? देयर इज नो, देयर शुड बी अ मीडिएटर। मुझे उसको कैसे पेमेंट करना है, उसने क्लियरली बोला 6,000 युआन आज चाहिए। अब यहाँ पे इंटरमीडिएरीज का जरूरत है, बैंक्स होते हैं इंटरमीडिएरीज, एक्सचेंज काउंटर्स होते हैं, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सुना रहेगा, एक्सचेंज काउंटर होते हैं, उन लोग ही ये डील कर सकते हैं, दे आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई, और उनसे ही डील होगा। अब वो पैसा है, दया धर्म करने तो बैठे नहीं है बेटा, वो दया धर्म करने तो बैठे नहीं है। अब
अब उनको कुछ उनके पास जाना पड़ेगा और मुझे उनसे लेना पड़ेगा और फिर वो सेटल करना पड़ेगा। मतलब मुझे फिजिकल नहीं देंगे, वो मुझे बोलेंगे अच्छा इसको देना है पक्का, ये सब प्रॉपर दे दो, सब प्रॉपर डिटेल भरो, बैंक अकाउंट डिटेल भरो, तो वो मेरे अकाउंट से जाएगा, सेटल होगा, कन्वर्ट होगा और फिर वो उधर जाएगा। प्रोसेस समझा? ये करने का बैंक ठेका लेके रखा, एक एक रुपए नहीं छोड़ते वो लोग, कमीशन लेंगे कि नहीं। सो जब मैं गया उनके पास, मैंने बोला युआन का एक्सचेंज रेट क्या है। वो मुझे ये नहीं पूछेंगे कि आपको खरीदना है कि बेचना है, वो समझ जाएंगे आप रुपीज ही लेके आए हो ना, वो डायरेक्ट कोट ही देंगे। पॉइंट समझा? पॉइंट समझा? तो डायरेक्ट कोट इसके लिए बोला जाता है। पॉइंट समझा भी? अब उन्होंने बोला 12.93 प्लस हमारा चार्जेस। पॉइंट समझा? यानी उनके पास युआन रहना चाहिए। आप जरा बैंक के बारे में सोचो, आप गए युआन परचेज करने के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग जाएंगे फॉरेन करेंसी लेने के लिए, हर एक बैंक का ब्रांच में फॉरेन एक्सचेंज काउंटर नहीं होगा, कॉस्ट है ना भाई। हर एक जन जाएगा युआन लेने के लिए? द आंसर इज नो। सर कैसे? सुनो, तुम क्यों गए? तुम्हारे हाथ में फिजिकल युआन देगा क्या वो? अनलेस एंड अनटिल आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो, वो सब बात अलग है, आपको रीजन सब है, आपके अकाउंट में देगा वो, छोड़ो ना वो सब। सो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई उसके पास युआन सेल करने भी गया, क्योंकि उसको उसके परचेजर ने युआन में पेमेंट किया, ये एक्सपोर्टर है। अभी तो कौन है? मैं तो इंपोर्टर है ना, ये एक्सपोर्टर है। हो सकता है उस बैंक के पास कोई एक्सपोर्टर भी कह रहेगा कि मेरा पेमेंट है या मेरे को आ रहा है, आप कन्वर्ट करके दो रुपीज में। यानी इस बैंक के पास सिर्फ बेचना नहीं होता, खरीदना भी होता है। यानी 12.93 13 इस तरह से वो कोट करेगा। हम लोग एग्जैक्ट निकालते हैं, रुको। चलो वो बैंक देता है, बैंक देगा। बैंक क्या देगा? बिड और आस्क प्राइस देगा। बैंक क्या देगा? बिड और आस्क प्राइस। बिड मतलब क्या हो गया? बिड मतलब क्या हो गया? बाइंग, आस्क इस चीज को समझो। बैंक
बाय कर रहा है क्या? युआन। और तुमको बाय करना है युआन। दो अलग अलग बातें। नहीं समझा। मैं बैंक है, तुमको चाहिए युआन। क्यों? तुमको खरीदना है 11,000 युआन। आज कितना चाहिए? 6,000। तुम मेरे को आके क्या बोलोगे? 6,000 युआन चाहिए, मतलब तुझे क्या करने का है? बाय करने का है। मतलब मुझे क्या करने का है? मतलब तू ये वाला रेट देखेगा ना, क्योंकि ये तो मेरा प्राइस चल रहा है ना, बिड एंड आस्क। मैं बाय करूंगा और ये मैं सेल करूंगा। एंड आई विल ऑलवेज बाय at lower price and I will always sell at higher price, ताकि मुझे मेरा कमीशन मार्जिन स्प्रेड मिले। मतलब तू कौन सा प्राइस देखेगा? बिड देखेगा कि आस्क देखेगा? आई एम सेलिंग एट 13, तो तेरे लिए 30। पॉइंट क्लियर है? और मैं हमेशा बाय करेगा लो प्राइस में, सेल करेगा हायर प्राइस में। यानी जो एक्सचेंज रेट है वो अलग है। ये उस एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करके मेरे पोर्टल में, बैंक के पोर्टल, बैंक कितने में बाय कर रहा है कितने में सेल कर रहा है फॉर गिविंग यू दिस सर्विस, वो अलग है। पॉइंट समझा? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मेरे पास यूएन है? हाँ है। क्यों? अरे मेरा ऑल ओवर इंडिया पूरा ब्रांच है। इतने सारे इंपोर्टर रहते हैं जो चाइनीज से गुड, चाइना से गुड इंपोर्ट करते हैं। तो उनको क्या चाहिए रहता है? पेमेंट। अगर चाइनीज सामने वाला एक्सपोर्टर, आई रिपीट, सामने वाला एक्सपोर्टर रुपीस में लेगा नहीं लेगा किसको मालूम? सामने वाला एक्सपोर्टर युआन में लेगा नहीं लेगा किसको मालूम? सामने वाला एक्सपोर्टर बोलेगा एक काम करो, मेरा वो उधर मेरा ये जापानीज इंपोर्टर बैठा है उधर, उसको पेमेंट कर दो। समझा क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं द प्राइस एट विच बैंक इज गोइंग टू बाय and the price is which bank is going to sell will be always different, because I will be earning spread in it। क्योंकि मैं एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट जो मैंने जब खरीदा था तभी का प्राइस मेरे पास पड़ा है युआन, मैं उसी में प्लस माइनस कर रहा हूं। पॉइंट समझा? पॉइंट समझा? सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे आके रुक रहे हैं हम लोग, यहां तक। और मैं स्लोली जा रहा हूं क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फट से चेंज हो जाएगा पिक्चर। समझा सबको? इसके आगे का नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे स्प्रेड। स्प्रेड मतलब क्या होता है? अच्छा सर वो भी देख लेते हैं ना। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब क्या हुआ? कमीशन, ब्रोकरेज, चार्जेस, प्रॉफिट, जो नाम देना है। तो टेक्निकली हम लोग उसको स्प्रेड बोलेंगे। कितना स्प्रेड है? 0.07। जनरली स्प्रेड बाय और सेल पे होगा, बराबर। द डिफरेंस बाय एंड सेल विल बी, सेल माइनस बाय विल बी स्प्रेड। दो पॉइंट, बेसिस पॉइंट डेसिमल के बाद, BASIS बेसिस पॉइंट, और इसको बोलेंगे परसेंटेज पॉइंट्स। तो 4 डिजिट में हमको इस सम को, तो इस चैप्टर को तो सॉल्व करना ही है। क्योंकि आप तो ये बात तो समझ जाओ, अगर 45 से 47 से लेकर आज तक 90 रुपीज चेंज हुआ है,
तो वो एवरीडे का चेंज जो है वो पैसे में ही हुआ है, और वो भी पैसा मतलब बिप्स में नहीं, पिप्स में भी हुआ है। तो 4 डिजिट लेके सॉल्व करना। सम में आगे कंफ्यूज करने के लिए जापानीज जैसा करेंसी में आपको हमेशा स्प्रेड नेगेटिव दिखेगा। सर ये सीन क्या है? तो नेगेटिव नहीं है, उसका करेंसी ही वैसा है। भले ही वो नेगेटिव दिखेगा पर वो है पॉजिटिव। वो डिवैल्यूएशन फॉलो कर रहा है ना। पॉइंट समझो। ऐसा भी हो सकता है 12.93 प्लस 0.07 स्प्रेड, तो आपको समझ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो स्प्रेड तक क्लियर है। अब जहां पे किया था उस बात को कंक्लूड करता हूं। तो इंपोर्टर मतलब हमने आज देना है, और आज देना है 6,000, और 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद देना है 5,000। अभी तो हम लोग देख ही रहे एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन। तो अगर आज के डेट में मैं पेमेंट करूं तो 1,42,233 ही जाने वाला है। लेकिन मालूम पड़ा 3 महीने के बाद जब पेमेंट करने गया, तब वो यन का रेट जो है बिकॉज ऑफ 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज वो बढ़कर हो गया 13.1। मतलब 12.93 से 13.1 माइनस करेंगे, सो हमारा 17 बेसिस पॉइंट करके देख लो ना। 13.1 माइनस 12.93, कल लॉस हो गया ना। सर बढ़ा ना? अरे बढ़ा मतलब लॉस हुआ ना हमारा। पहले जो मैं 12 रुपए 35 में खरीद रहा था, अब मुझे वही येन 13.1 में खरीदना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5,000 येन का। मतलब मुझे कितने का लॉस हुआ? 850 रुपीज का। तुम बोलोगे सर 850? एग्जैक्टली बेटा, ये हमने सिर्फ 11,000 येन की बात की है। ये अगर 1,10,000 होता तो 8,500 होता, 1,11,000 होता। और ये 11 लाख होता तो 8,50,000 होता। और अगर 1 करोड़ होता तो 80 लाख होता। सॉरी, 80,000 होता और 8 लाख होता। 850 का 8,500 होता, 8,500 का 88,000 होता, 88,000 का 8,50,000 होता। अब बताओ क्वांटम जैसे ही बढ़ रहा है तब क्या हो रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस चीज से बचने के लिए हमें हेजिंग करना पड़ेगा, और वो इस चैप्टर में हम लोग आगे देखने वाले। हेज करके रखना पड़ेगा, मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, करेंसी स्वैप, ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझा? बाकी का नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं। आई होप सबको यहाँ तक समझा रहेगा। हाँ, प्लीज लेक्चर आगे का मिस मत करो, अगेन वो इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड का बटन दबाया था ना मैंने?